मोहसिन नकवी साहब और जो यूएई के ऑफिशियल्स के दरमियान जो मीटिंग्स हुई उसमें लंबी लाइनें लग जाती थी। फास्ट होगा, अगर आप दुबई में लैंड करेंगे आपकी क्लियरेंस ऑलरेडी पाकिस्तान में हो जाएगी। यूएई का सेक्टर हमारा तकरीबन 2 साल से ज्यादा हो गया इफेक्ट हो रहा है। हमारे जो इस टाइम पे जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर है 6,000 से ज्यादा जो है हमारे लाइसेंस होल्डर्स हैं। हमारी ये जो डिमांड है मोस्टली अब जो है वो हमारे हमसाय ममालिक की तरफ जा रही है। सबसे ज़्यादा थका देने वाला मरहला लैंडिंग के बाद शुरू होता है इमिग्रेशन की लंबी लाइनों से। लेकिन अब मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि उनकी इमिग्रेशन वहाँ पर नहीं बल्कि पाकिस्तान से उड़ने से पहले ही मुकम्मल कर ली जाए। ज़बरदस्त जी। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और यूएई वफ्द के दरमियान मुलाकात के बाद उसूली फैसला कर लिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट कराची से शुरू होगा, यानी आप दुबई उतरें और सीधा टैक्सी लेकर अपने होटल या घर या जहां भी आप जाना चाहें जा सकते हैं। ये सिस्टम कैसे काम करेगा ये जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूएई में मौजूद नुमाइंदे से जानते हैं इमरान यूसुफ ज़ई। इमरान, आपके वक्त का वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और इस खुसूसी सहूलत के खदोखाल क्या हैं और ये सहूलत कब तक फंक्शनल होने की तवक्को है, ये बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर। जैसा कि आपने इंटरव्यू में बताया कि ये सहूलत जो है यकीनी तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानी जो है इससे सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे और यकीनी तौर पर मोहसिन नकवी साहब और जो यूएई के ऑफिशियल्स के दरमियान जो मीटिंग्स हुई उसमें अहम नकाज जो उन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। और अब जो डिप्लोमेटिक चीजें हैं उनको क्लियरेंस के बाद जो है उसको, चूंकि उसमें DGFIA और क्लियरेंस कस्टम हुकाम भी मौजूद है और उसके बाद जो है वो चीजें जो फाइनलाइज होगी। उस सिस्टम को कराची से शुरू कर, इसके अगर फवायद पे मैं बात करूँ तो यकीनी तौर पर ये एक सबसे बड़ा जो चीज होती थी किसी भी ट्रेवलर के लिए कि अगर वो किसी दूसरे मुल्क जा रहा हो, जैसे दुबई जैसे मुल्क जाता हो जहाँ पे 200 के करीब नेशनलिटीज और एक वक्त में 6 से 7 जहाज जो है वो लैंड करते थे, तो इमिग्रेशन हुकाम यहाँ पर बड़े एक्टिव थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कई जो है वो लंबी लाइनें लग जाती थी। तो ये सबसे बड़ा फायदा तो इसमें ये होगा कि ये सहूलत है, फास्ट होगा। अगर आप दुबई में लैंड करेंगे आपकी क्लियरेंस ऑलरेडी पाकिस्तान में हो जाएगी, तो आप जैसे ही यहाँ पे लैंड करेंगे आप डोमेस्टिक यहाँ पर रेजिडेंट की तरह सिंपली एक गेट से बाहर निकल जाए। आप यहाँ पर कोई चेकिंग नहीं होगी, कोई क्लियरेंस नहीं, कुछ नहीं होगा। तो सबसे बड़ी सहूलत जो है मैं समझता हूँ ये कि जो नए आने वालों के साथ साथ जो ऑलरेडी जो ओवरसीज में यहाँ पर यूएई में मुकीम है, जो रेजिडेंट्स हैं पाकिस्तानी, उनके लिए एक सबसे बड़ी सहूलत होगी। अब ये हुकूमत का इक़दाम यकीनी तौर पर इसे अगले चंद माह में फाइनलाइज करके कराची से शुरू किया जाएगा और उसके बाद इसे पूरे पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। अच्छा इमरान, अगर किसी मुसाफिर की इमिग्रेशन पाकिस्तान में क्लियर हो जाती है सपोज, लेकिन दुबई पहुंचकर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या उसे वहां से डिपोर्ट किया जाएगा या इसका हल पहले ही निकल जाएगा? नहीं जी, इसमें ये इस गलती की गुंजाइश नहीं है क्योंकि यूएई का सिस्टम जो है उसको पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर नस्ब किया जाएगा। तो यहाँ वहां पर जो क्लियरेंस होगी वो समझने की बात है कि वो यूएई करेगी। जैसे यहाँ पर हम यूएई में उसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि यूएस की जो इमिग्रेशन है वो यहाँ पर इतिहाद एयरलाइन के थ्रू से जो लोग ट्रैवल करते हैं यूएस के लिए, ये सिस्टम ऑलरेडी यहाँ पर इंप्लीमेंट है यूएई में। जैसे आप अबुधाबी से यूएस के लिए ट्रैवल करते हैं तो क्योंकि यूएई जो है वो हब है, तमाम लोग जो है वो एशियन खासतौर पर यहाँ से आके यूएस और बाकी कंट्रीज में जाते हैं तो उनकी इमिग्रेशन यहाँ क्लियर हो जाती है। जब यहाँ पर आपकी इमिग्रेशन क्लियर हो गई है तो इसका मतलब है कि आप उस कंट्री में इंटर हो सकते हैं। ये सिंपल, इसकी सिंपल मिसाल ये कि यूएई अपना इमिग्रेशन ठीक हो गया। इमरान, लास्टली ये भी बता दीजिएगा कराची के बाद ये सहूलत इस्लामाबाद और लाहौर तक कब तक फैलने का इम्कान है, क्योंकि लेबर तबका तो ज्यादातर पंजाब और KPK से जाता है। जी बिल्कुल, ये मीटिंग में ये चीजें डिस्कस हुई कि कराची के फौरी बाद, क्योंकि कराची में उनका कॉन्सुलेट और वहाँ पर वो काफी एक्टिव है, तो वो चाह रहे हैं कि वहां से एक्टिव करने के बाद फिर न सिर्फ पेशावर और इस्लामाबाद बल्कि मुल्तान और जो सियालकोट एयरपोर्ट है वहां पर भी ये चीजें नस्ब करने की बातें की जा रही हैं। तो यकीनी तौर पर एक बड़ी तादाद में लोग जो है वो इस तमाम और ये उस तमाम चीजों का तसल्सल है जहाँ पर ये वीजों के मसाइल की बात की जा रही थी, तो उस चीजों को हल को उसकी मेरा ख्याल हल की तरफ जा रहा है। बहुत जल्द पाकिस्तानियों को मजीद खुशखबरी जो है बिल्कुल पाकिस्तान को इसका फायदा होगा और मजीद आसानियाँ की जा रही हैं और आने वाले दिनों में ऐसी अच्छी खबरें और भी सुनने को मिलेंगी। और इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने इस अहम डेवलपमेंट से मुतालिक अपडेट्स हमें की हैं और यकीनन लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही थी। रिसेंटली अगर हम देखें जो ट्रैवल करना चाह रहे थे यूएई दुबई, तो अब जनाब ये जो सहूलत है इससे वो बआसानी ट्रैवल कर सकते हैं और दूसरी तरफ लगना पड़ेगा। हाँ, कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जनाब अगर हम जाने वालों की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तानी नौजवान जो कि अपना घर बार बेचकर, जेवर गिरवी रखकर, कर्ज लेकर जनाब बैरून मुल्क जाने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन कुछ काली भेड़ें उन ख्वाबों का सौदा कर रही हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एक ही हफ्ते में 9 बड़ी रिक्रूटिंग एजेंसीज के लाइसेंस मनसूख करती है।
और वजूहात जो हैं वो चौंका देने वाली हैं। जाली दस्तावेज़ात, गैर कानूनी फ़ीस और सालों तक किसी एक बंदे को भी बाहर ना भिजवाना। सवाल ये है कि लाइसेंस तो मनसूख हो गए, लेकिन ये गरीब लुट चुके हैं और इनकी दादरसी कैसे होगी, इस पर बात करते हैं अदनान पराचा साहब से, जो साबिक वाइस चेयरमैन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन है। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया अदनान साहब आपके वक्त का। एक ही हफ्ते में इतनी बड़ी तादाद में लाइसेंस मनसूख, क्या ये मामूल की कार्रवाई है या संगीन खिलाफ वर्जियों के बायस या कोई इंतहाई कदम उठाना पड़ा इस पर? जी देखें, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की जानिब से जब भी ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है तो प्रॉपर एक मैकेनिज्म है। उसमें कोई भी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर है, उसके खिलाफ कोई भी अगर कंप्लेन होती तो वो उस कंप्लेन के लिए उसको लेटर्स इशू किए जाते हैं, उसको मौका दिया जाता है कि वो आके अपने उस कंप्लेन के जवाब दाखिल कर सके। तो उस प्रोसेस को मुकम्मल करने के बाद अगर किसी स्टेज पे अगर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को या हुकाम बाला को ये महसूस होता है कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर गिल्टी है, तो डेफिनेटली उसके बाद शो कास्ट के बाद उसके लाइसेंस की मिलती है। यहाँ तक तो बात बहुत अच्छी है, लेकिन इसको हम अगर ब्रॉडर सेंस में देखेंगे तो ब्रॉडर सेंस में हमें ये देखना पड़े कि इस स्टेज पे ओवरसीज प्रमोटर आता क्यों है। उसमें 100% गलती ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर की नहीं थी। उसमें बहुत से ऐसे केसेस देखने में आए जिसमें बैरून मुल्क हमारी जो मैन पावर है उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हमारी यूथ से रिलेटेड होता है, जिसका इफेक्ट जो है हमारे ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर पे पड़ता है। हमारी जो एम्बेसीज हैं उसमें CWS को एक्टिव करना पड़ेगा हमें, ताकि हमारा किसी भी कैंडिडेट को अगर स्पेशली सऊदी अरेबिया UAE वगैरह में कहीं पे भी हमारे मैन पावर को अगर कंप्लेन है या कोई प्रॉब्लम आती है कंपनी में, तो वो कंप्लेन उसकी प्रॉब्लम जो है वहीं के वहीं सॉर्ट आउट हो। अगर वो सॉर्ट आउट नहीं होगी और वो वापस अपने मुल्क वापस आ जाएगा तो वो उसके लिए बहुत आसान होता है किसी भी यूथ के लिए कि वो एक रिटर्न कंप्लेन दाखिल कर दे और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर को कटहरे में खड़ा कर देता है। तो इसमें बहुत ब्रॉडर सेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इफ एंड बट्स हैं जिनको देखना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें देखना ज़रूरी एनालाइज करना चाहिए। अदनान साहब ये बताइएगा कि बरादर इस्लामी ममालिक अगर हम देखें सऊदीया और UAE की जानिब से पाकिस्तानी वर्क वीज़ास में बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की गई, क्या उसकी बड़ी वजह हम कह सकते हैं कि यही एजेंसियाँ हैं जो कि अगर हम देखें कि अनस्किल्ड बंदे भेजकर पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रही थी? नहीं है। आप स्पेशली अगर एक मिसाल लें तो UAE का सेक्टर हमारा तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो गया इफेक्ट हो रहा है, और मैं 12 दरख्वास्त कर चुका हूँ हर प्लेटफॉर्म पे कि खुदारा UAE गवर्नमेंट के साथ बात की जाए। हमारा जो एम्प्लॉयमेंट का बिजनेस है जो कि हमारा 2.25 लाख वर्कफोर्स तक चला गया था, उस दौरान अगर कोई किसी भी एजेंट ने या किसी ने भी विजिट एम्प्लॉयमेंट का काम किया था, या उस दौरान जो कोविड के बाद एक टाइम फ्रेम आया था जिसमें एक दुनिया खुली थी और लोगों ने उसको मिसयूज किया, हमारे यूथ ने भी मिसयूज किया था, तो उनको करार वाकई सजा दे। आज भी वो सजा देना पॉसिबल है, उन लोगों को हम सजा भी मिल सकती है। लेकिन हमारा UAE का सेक्टर जो 2.25 लाख वर्कफोर्स का है और 2 लाख वर्कफोर्स गई थी, वो हमारे ग्रेजुअली कम होके 2025 में हमारा 40-45 हज़ार पे आ गया। तो 40-45-50 हज़ार पे क्यों आया है हमारे, क्योंकि UAE का सेक्टर ऐसा है जहाँ पे वाइट कॉलर और ग्रे कॉलर जॉब ज़्यादा अवेलेबल है, और वहाँ पे हमारी जो पढ़ी लिखी यूथ है वो ज़्यादा इंजेक्ट होती है। हमारी सऊदी अरेबिया में हमारी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ज़्यादा इंजेक्ट होते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो सेक्टर अफेक्टेड है उनके पीछे हमारी मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम तो है, जो माइक्रो लेवल की प्रॉब्लम जो हमारे ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर यहाँ पे फेस कर रहे हैं पाकिस्तान में, जिसकी वजह से जो 25 से 30% कॉस्ट बढ़ गई है लड़के के जाने की वजह से। 12 हमें तो सिर्फ ये देखना पड़ेगा पहले कि आपकी जो मैन पावर यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जा रही है वो हमारे लिए लायबिलिटी है या हमारे लिए एसेट है। मुख्तलिफ फोरम पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे ऑनरेबल फील्ड मार्शल साहब, उन्होंने 12 कहा है कि ये हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो है हमारे माथे का झूमर है, हमारा एसेट है, हमारा सरमाया है, हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। और दूसरी जानब हमारे जो सोशल मीडिया है उस पर एक नेगेटिव कैंपेन्स भी चलती है कि जी ब्रेन ड्रेन हो गया या वो हमारे ओवर पाकिस्तानी जो है बाहर भाग रहे हैं, जा रहे हैं। तो आप ये देखेंगे रेमिटेंसेस जो आ रही हैं $20 अरब, $18 अरब से $40 अरब तक चली गई हैं, तो ये पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान की तरक्की के लिए। लेकिन हमारे जो माइक्रो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से 25 से 30% कॉस्ट बढ़ी है,
वर्कफोर्स की, उनका तदारुक करना पड़ेगा। जो माइक्रो प्रोसेस प्रॉब्लम्स को के भी अंदर देखना पड़ेगा। 15,000 अच्छा रुपए की अदनान साहब, जिन एजेंसियों के लाइसेंस मनसूख हुए हैं उनके पास अभी भी लोगों के हवाले से देखें तो पासपोर्ट पड़े होंगे, इस मौके पर उनका स्टेटस क्या बनेगा? देखिए, उसमें ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, FIA है, वो बिल्कुल कार्रवाई करेगी, और अगर जो उनके पासपोर्ट वगैरह वो एजेंसीज में होंगे वो रिकवर भी होंगे, और जो पैसे वगैरह हैं जो किसी कैंडिडेट के अगर किसी भी एजेंसी ने देने हैं तो वो भी रिकवरी FIA और मुतलका अदारे उसको पॉसिबल बनाएंगे। ये तो एक नॉर्मल सिनेरियो है। हमारे जो इस टाइम पे जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं 6,000 से ज़ायद जो है हमारे लाइसेंस होल्डर्स हैं, जिसमें 2500-2600 के करीब हमारे एक्टिव हैं, बाकी हमारे 3,000 के करीब एक्टिव नहीं है हमारे लाइसेंस। और उसमें यही है कि जो हमारे जो बिजनेसेस के अंदर इस टाइम पे प्रॉब्लम आ रही है बैरून ममालिक से, जिसमें से हमारी वर्कफोर्स नहीं भेज पा रहे। देखिए, वर्कफोर्स भेजना ये नहीं है कि आपने 7 लाख बंदा भेज दिया या 8 लाख बंदा भेज दिया। इसमें वर्कफोर्स के अंदर अब इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर लोग बाहर जाना शुरू हो गए। ये वो वर्कफोर्स अब बढ़ना शुरू हो गई है जो कि हमारे ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के थ्रू नहीं जा रहे, या अगर उनके थ्रू जा रहे हैं तो सिर्फ एक प्रोसेसिंग कर रहे हैं, हम डिमांड जनरेट नहीं कर पा रहे। हमारी ये जो डिमांड है मोस्टली अब जो है वो हमारे हमसाय ममालिक की तरफ जा रही है, और जो कि हमारे लिए आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा अलार्मिंग होगा। हमें ये बैठ के फैसला भी करना होगा और हमारे साथ जो है उस पर अमल भी करना होगा। बिल्कुल, अमल दरामद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दान साहब, गैर मुल्की कंपनियों को जाली दस्तावेज़ात प्रोवाइड करने वालों के आप क्या समझते हैं? इन रिक्रूटर्स के सिर्फ लाइसेंस कैंसिल कर देना काफ़ी है, या इन प्रोमोटर्स पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के या फ्रॉड के बाकायदा FIRs भी होनी चाहिए? कि FIR वगैरह ये सब चीज़ें होंगी। ये क्योंकि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के एक फैसले के बाद अगर कोई भी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर है, अगर वो है तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। उसमें देखना यही पड़ेगा कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर गिल्टी है कि नहीं है। इसीलिए मैंने आपको सारा सिनेरियो बताया कि हमारे जो बैरून ममालिक के अंदर हमारी यूथ जाती है उसको भी देखना होगा। सारा चीज़ हम ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर पे नहीं डाल सकते, क्योंकि हम B2B जाके बिजनेस जनरेट करते हैं, और यहाँ से हम यूथ को जो पॉसिबल जो है वो हम यहाँ से वहाँ भेजते हैं। अगर देखें 8 लाख वर्क फोर्स चाहिए और उसमें अगर 2,000-4,000 कंप्लेंट आई हैं तो आपको रेशो इसका बहुत कम है। लेकिन उस माइनर के रेशो को आप हाईलाइट करने के बजाय आप ये देखें कि 7 से 8 लाख जो वर्क फोर्स जा रही है इस टाइम पे जो पिस रही है, जाने के अमल के अंदर 1.5-2 महीने जो है उसका प्रोसेस जो है वो डिले हो रहा है। उसको आसान करने की जरूरत है हमें। बिल्कुल आसानियां करने की जरूरत है, ताकि इस तरह की सख्तियां जो हैं वो फिर पाकिस्तान पर पाकिस्तानी को ना लगें, और इतना जो सख्त प्रोसीजर हो चुका हुआ है उसमें आसानी हो सके। बहुत शुक्रिया दान पराचा साहब आपके वक्त का।